Welcome student. In today's lecture we will discuss diffraction at single slit. सबसे पहले हम डायफ्रैक्शन का सिंपल सा कंसेप्ट समझना चाहेंगे। अगर हम डायफ्रैक्शन को डिफाइन करें तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ ए वेव अराउंड द एजेस ऑफ एन ओपनिंग और एन ऑब्स्टिकल। कि किसी भी वेव का किसी बैरियर से स्प्रेड हो जाना या बेंड हो जाना। अब क्या मतलब इसका, अगर ये हमारे पास एक वेव्स जा रही है मीन्स कि ये उस वेव के वेव फ्रंट्स हैं और आगे कोई बैरियर आ जाता है, एक ऑब्स्टिकल आ जाता है या एक नैरो ओपनिंग आ जाती है, तो ये वेव बजाय उस बैरियर से पास होने के, जब ये वेव उस बैरियर से पास होगी तो ये अपना जो लीनियर पाथ है उसको लूज कर जाएगी, ठीक है, और इस बैरियर के पीछे स्प्रेड हो जाएगी ऑल डायरेक्शन में। अगर हम इस डायग्राम से देख लें, ये एक वेव पैरेलल वेव फ्रंट जा रही थी, आगे एक बैरियर था, ठीक है, या एक नैरो स्लिट थी या एक ओपनिंग थी। तो इस लाइट ये जो वेव है उसने अपना लीनियर पाथ क्या कर दिया, लूज कर दिया, और इस बैरियर के पीछे या इस ओपनिंग के पीछे तमाम डायरेक्शन में ये फैल गई। तो इस स्प्रेडिंग या बेंडिंग ऑफ वेव को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। अब ये डायफ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन है, डायफ्रैक्शन के लिए ये कंडीशन है कि जो डायफ्रैक्शन के लिए ये कंडीशन है कि उस बैरियर की साइज और जो वेव की वेवलेंथ है आपस में या इक्वल हो या कंपेरेबल हो। कंपेरेबल को मैंने यहाँ पे नियरली इक्वल लिखा है, ठीक है, या इक्वल हो या कंपेरेबल हो। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे देख लें, अब चूंकि साउंड भी वेव्स हैं तो साउंड वेव्स भी डायफ्रैक्ट होती है, ठीक है। साउंड कैन बी डायफ्रैक्टेड एज इट पासिस थ्रू विंडो स्लिट और वॉल कॉर्नर। अगर हम इस डायग्राम में देख लें तो ये एक रेडियो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक क्लीनर सफाई कर रहा है। अब अगर आप देखें तो ये रेडियो इसके लाइन ऑफ साइट्स में नहीं है, ठीक है, इसको ये रेडियो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये इस रेडियो से जो वेव्स होंगी वो इस वॉल से डायफ्रैक्ट होंगी, ठीक है, और ये उस डायफ्रैक्टेड वेव्स की वजह से ये क्लीनियर उस रेडियो की जो ट्यून है उसको सुन लेगा, ठीक है। अब अगर हम इस डायग्राम में देख लें, यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और एक आदमी यहाँ पे है। अब अगर आप देखें तो ये दरमियान में एक वॉल है, ये दोनों आदमी डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं देख सकते। यहाँ पे एक डोर है, जब ये जिल बात करेगा, ठीक है, तो जो साउंड वेव्स होंगी वो इस डोर से डायफ्रैक्ट होंगी। अगर ये वेव्स डायफ्रैक्ट ना होती तो ये वेव्स सीधी इस पाथ पे यूं चली जाती, ठीक है, लेकिन ये वेव्स डायफ्रैक्ट होती है। उस डायफ्रैक्शन की वजह से ये वेव्स हर डायरेक्शन में फैल जाती है, और इस डायफ्रैक्शन की वजह से ये जो जैक है ये जेल की आवाज़ सुन लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डायफ्रैक्शन ना होती तो ये जैक जेल की आवाज़ को नहीं सुन सकता फिर, ठीक है। ये बिकॉज ऑफ द डायफ्रैक्शन जैक विल हेयर द साउंड ऑफ जेल। अब चूंकि लाइट भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और बाकी तमाम वेव्स की तरह ये भी बेंड और स्प्रेड हो जाती है ऑब्स्टिकल के नज़दीक, ठीक है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट अगेन मैं बता रहा हूँ कि लाइट डायफ्रैक्शन के लिए वही कंडीशन यहाँ पे भी होगा कि साइज ऑफ ओपनिंग और स्लिट और ऑब्स्टिकल मस्ट बी इक्वल और कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की डायफ्रैक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि जो स्लिट होगी या ओपनिंग होगी या ऑब्स्टिकल होगा उसका जो साइज है वो लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल हो या इक्वल हो, ठीक है। यहाँ पे कंपेरेबल को मैं नियरली इक्वल टू कह लेता हूँ। अब चूंकि यहाँ पे ये एक आपको सन नज़र आ रहा है, उससे लाइट जब निकलती है तो आगे हम एक स्लिट रख देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो इस स्लिट की जो डायमेंशन है या जो साइज़ है वो कंपेरेबल नहीं है इस लाइट वेवलेंथ की, तो इससे लाइट वेव जो होगी वो सीधी चले जाएगी, डायफ्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आगे हम एक और स्लिट रख देते हैं और इस स्लिट की जो साइज़ है वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट है, तो इस स्लिट से वो वेव्स क्या होंगी, डायफ्रैक्ट हो जाएंगी।
और जब डायफ्रैक्ट होगी तो वो इस स्लिट के पीछे तमाम डायरेक्शन में फैल जाएंगी। आप यहाँ पे देख लें, इससे इससे लाइट सीधी आ रही थी, मीन्स कि इस स्लिट के पीछे लाइट बिल्कुल स्प्रेड नहीं हुई, ठीक है, और इस स्लिट के पीछे स्प्रेड हुई। क्यों? इसका क्या वजह है? इसका ये वजह है कि यहाँ पे जो साइज ऑफ स्लिट थी वो लाइट के कंपेरेबल नहीं थी, मीन्स कि लाइट वेवलेंथ से काफ़ी बड़ी थी। लेकिन यहाँ पे स्लिट की जो डायमेंशन है या जो साइज़ है वो लाइट वेवलेंथ की कंपेरेबल है, तो लिहाजा यहाँ पे डायफ्रैक्शन होगी। तो डायफ्रैक्शन को स्टूडेंट सिंपली ये है कि स्प्रेडिंग और बेंडिंग ऑफ लाइट बिहाइंड ए बैरियर। यहाँ पे ये बैरियर था, तो आप देख लें कि लाइट वेव आ रही थी और इस बैरियर के पीछे स्प्रेड हो गई या बेंड हो गई, अपना लीनियर पाथ उस लाइट ने लूज कर दी और वो उस बैरियर के पीछे फैल गई। तो इस फैलाव को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने डायफ्रैक्शन का एक सिंपल कंसेप्ट ले लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। अगर हम रिकॉल करें डबल स्लिट इंटरफेरेंस को, तो डबल स्लिट इंटरफेरेंस में हमने जो दो स्लिट्स थी उनको हमने सोर्सेज ऑफ लाइट कंसिडर किया था, ठीक है। अब अगर हम सिंगल स्लिट की बात करें तो सिंगल स्लिट में हर पॉइंट लाइट वेव्स की एक सोर्स कंसिडर की जाएगी, ठीक है, और इस सोर्सेज से जब लाइट आगे जाएगी तो वो इंटरफेरेंस करेगी। अगर हम यहाँ पे सिंगल स्लिट को देख लें तो ये हमारे पास एक सिंगल स्लिट है जिसका साइज हमारे पास ए है, या उस स्लिट की विड्थ हमारे पास ए है, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्लिट के दरमियान हम कुछ पॉइंट्स एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वली स्पेस्ड पॉइंट है। ये इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये पॉइंट लाइट के सोर्सेज हैं, मीन्स कि जब इनिशियल वेव यहाँ से आएगी, ठीक है, इस स्लिट से पास होगी, तो आगे इस स्लिट से आगे जो वेव्स होंगी उसके लिए इस पॉइंट को हम लाइट सोर्सेज कंसिडर करें। ये हाइजन प्रिंसिपल का जो वेव थ्योरी थे उसका मेन पॉइंट ये है कि इस स्लिट के अंदर जो पॉइंट्स होंगी उसको हम लाइट सोर्सेज कंसिडर करेंगे और इस लाइट सोर्सेज से लाइट आगे ट्रेवल करेगी, और जब इस मुख्तलिफ पॉइंट से लाइट आगे ट्रेवल करेगी तो आगे वो क्या होगी, वो इंटरफेरेंस करेगी। तो स्क्रीन पे फिर वही बात कि किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इस चीज़ को हम आगे डिटेल में देखते हैं। ये हमारे पास वही बात कि एक सिंगल स्लिट है जिसकी विड्थ ए है, यहाँ पे पैरेलल लाइट वेव जा रही है, ठीक है। अब इस स्लिट से आगे ये वेव्स पास होगी, ठीक है, और इस स्लिट के बाद ये डायफ्रैक्ट होगी। अब यहाँ पे हम एक एक्सिस, यहाँ स्लिट के मिड से हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और इसको हम सेंट्रल लाइन कहेंगे, ठीक है। जो वेव इस स्लिट से पास होगी तो वो सेंट्रल लाइन के साथ एक एंगल थीटा बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो रे यहाँ से निकलती है इसको हम 1 2 3 4 5 इस तरह कह लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम उस स्लिट को हाफ कर देते हैं, मीन्स कि हम इमेजिन कर लेते हैं कि हम इस स्लिट को डिवाइड कर लेते हैं। किस तरह डिवाइड ये कि पिछले वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो इस स्लिट की विड्थ ए है, जब हम इसको हाफ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल साइज जो है इस विड्थ की ए है, जब इसको हम हाफ करेंगे तो a/2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ भी a/2 आ जाएगा। अब अगर हम डायग्राम में देखें तो वेव 1 ट्रेवल फर्दर देन वेव 3, ठीक है, इसी तरह वेव 2 ट्रेवल फर्दर देन वेव 4। अगर हम यहाँ पे देखें तो वेव 1 वेव 3 के मुकाबले में ज़्यादा फासला तय करती है, यहाँ पे देख लें, ठीक है, क्योंकि वेव 3 यहाँ से स्टार्ट होती है और वेव 1 यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लें, ठीक है, तो इनके दरमियान ये पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह वेव 3 वेव 4 के मुकाबले में, इसी तरह वेव 2 वेव 4 के मुकाबले में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये हमारे पास एक इंसिडेंट वेव है, जब ये इस स्लिट पे पड़ती है, ठीक है, हम इस स्लिट के मिड से हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल एक्सिस कह लेते हैं, और आगे हमने एक स्क्रीन रखा हुआ है
तो सेंट्रल एक्सिस स्क्रीन पे जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम पी नॉट कह लेते हैं, ठीक है। अब जो लाइट रे इस स्लिट से पास होगी तो वो सेंट्रल एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उसको हम थीटा कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखें कि थीटा इज द एंगल मेड बाय द रे विथ सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। आगे हमने ये एक स्क्रीन रखा। अब इस स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। अब यहाँ पे हम दो रे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एक रे वन जो कि इस स्लिट के इस पोजीशन से P1 पॉइंट पे चली जाती है, और एक रे टू जो कि इस स्लिट के मिड से इस P पॉइंट पे चली जाती है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है, उस ट्राइंगल को हम यहाँ पे शो कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे देख लें तो रे टू यहाँ से स्टार्ट होती है और रे वन यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब ये है कि रे टू ने ज़्यादा फासला कवर किया P तक पहुँचने में, ठीक है। अगर हम रे वन और रे टू का फासला बराबर करना चाहें तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अब जो रे टू का यहाँ से फासला और रे वन का यहाँ से फासला ये आपस में बराबर हो गए, ठीक है। लेकिन रे टू ने कुछ ज़्यादा फासला कवर किया जो कि यहाँ से यहाँ तक है, तो ये इन दोनों के दरमियान पार्ट डिफरेंस होगा, और इस पार्ट डिफरेंस को हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। अब अगर इसको हम यहाँ पे जो ट्राइंगल बनता है इसको हम इस तरह शो कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो थीटा है और ये a/2 है, और ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई कर लेते हैं, जो कि हमारे पास साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर जो कि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस है, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि यहाँ पे 1/a/2 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P1 पार्ट डिफरेंस विल बी हाफ लेमडा, ठीक है। तो इससे जब हम ये इक्वेशन कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास 2 के साथ कैंसिल हो। फर्स्ट मिनिमा के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाती है a sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा। ए यहाँ पे स्लिट की साइज है, लेमडा इज द वेवलेंथ, एंड वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द रे विथ सेंट्रल एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा के लिए ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे एक बात नोट कीजिए कि हमने स्लिट को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है, और फर्स्ट मिनिमा हमारे पास ये आ गई। अब हम स्टूडेंट अगर हम स्लिट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें, जिस तरह हमने ये स्लिट 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, अगर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो हर दो स्लिट के दरमियान फासला a/4 हो जाएगा ना, ठीक है। अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो हर दो कंसेक्टिव स्लिट के दरमियान फासला जो होगा वो a/4 हो जाएगा। तो हमारे पास सेकंड मिनिमा आ जाएगा, और सेकंड मिनिमा के लिए इक्वेशन a sin थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा आ जाएगा। इसी तरह अगर हम स्लिट को 6 हिस्सों में डिवाइड कर लें, ठीक है, तो वहाँ पे जो दो कंसेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान जो फासला हो 1/6 हो जाएगा। तो वहाँ पे हमारे पास थर्ड मिनिमा आ जाएगा, और थर्ड मिनिमा के लिए इक्वेशन a sin थीटा इज इक्वल टू 3 लेमडा आ जाएगा। अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखे तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जनरलाइज फॉर्म में ये फार्मूला को a sin थीटा इज इक्वल टू m लेमडा, यहाँ पे m 1 2 3 4 के बराबर है, ठीक है, 1 2 3 4 के बराबर है। अब ये इक्वेशन स्क्रीन पे जिस तरह हमने यहाँ पे स्क्रीन पे बात की, ठीक है, तो ये इक्वेशन स्क्रीन पे हमें डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन बताएगा, ठीक है। मीन्स कि स्लिट से जब लाइट पास होगी तो आगे स्क्रीन हमने रखी है, तो स्क्रीन पे किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसको हम ब्राइट फ्रिंजेस कहेंगे, या इसको हम मैक्सिमम पॉइंट्स कहेंगे, और जिस जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ उसको हम डार्क फ्रिंजेस कहेंगे, और यहाँ स्क्रीन पे हम उसको मिनिमम पॉइंट से शो करेंगे। यहाँ आप देख ले मैक्सिमम, यहाँ पे जो रेड आपको नज़र आ रही है ये मैक्सिमा है, और रेड के बाद जो ब्लैक नज़र आ रही है ये मिनिमा है या डार्क फ्रिंजेस है। इसी तरह फिर ब्राइट फ्रिंज और फिर डार्क फ्रिंज। तो सेंटर पे या सेंट्रल एक्सिस जिस
पॉइंट पे स्क्रीन से मिलती है वो सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, और वो सबसे ब्राइट है। फिर उसके बाद फर्स्ट मिनीमा, फिर उसके बाद सेकंड मिनीमा, यूं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये इक्वेशन डार्क स्क्रीन पे डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन बताता है, और यहाँ पे m इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने m इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा, तो m इज इक्वल टू 0 सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को बताता है, ठीक है। और ये इक्वेशन चूंकि डार्क फ्रिंजेस के लिए है, तो यहाँ पे डार्क m इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, बल्कि m इज इक्वल नो डार्क फ्रिंज फॉर m इज इक्वल टू 0। अब ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ पे हैं? अगर ये इक्वेशन हमें डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन बताता है, तो ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ पे हैं? तो याद रखिए कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस सेंटर पे होगी, ठीक है, और फिर उसके बाद डार्क फ्रिंजेस, और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन हमें ये इक्वेशन बताएगा। तो ब्राइट फ्रिंजेस उस दो डार्क फ्रिंज की दरमियान ब्राइट फ्रिंज होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इस इक्वेशन को आप लोगों ने याद रखना है। अब आगे हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी इन सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन यूजिंग फेजर। स्क्रीन पे हमने देखा कि स्लिट से जब लाइट पास होती है तो स्क्रीन पे किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में किसी जगह पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है और किसी जगह पे हमें डार्क फ्रिंजेस मिलती है। तो अब इस ब्राइट फ्रिंजेस की और डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, कौन से मेथड यूज़ करके? फेजर वाला मेथड यूज़ करके। लिहाजा हम यहाँ पे एक एजम्पशन कर लेते हैं कि ये हमारे पास अगर स्लिट है जिसकी विड्थ ए है, अब हम इस स्लिट को नंबर ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इस स्लिट को n नंबर ऑफ पॉइंट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी होगी ब्राइट फ्रिंज के लिए या डार्क फ्रिंज के लिए, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे फेजर मेथड से या हेड टू टेल रूल से, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पे स्क्रीन पे कंसिडर कर लें कि स्क्रीन पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, जिस तरह हमने इस डायग्राम में एक पॉइंट P1 लिया। अगर P1 पे जो लाइट्स आएगी, अगर हम कंसिडर करते हैं कि P1 पे मुख्तलिफ लाइट वेव्स आती है, ठीक है। जब मुख्तलिफ लाइट वेव्स आती है तो हमने चूंकि इस स्लिट को n नंबर ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो स्क्रीन पे हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि ये E1 फील्ड है, ये E2 है, और यहाँ से ये En तक आ जाता है। तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को E थीटा कह लेते हैं, ठीक है। तो इसको बाय हेड टू टेल रूल हम ऐड करेंगे। या यहाँ पे E1 है, E1 को हमने ड्रा किया, तो E2 को हम बाय हेड टू टेल रूल यूं कर लेंगे, फिर E3 को यूं कर लेंगे, और इसी तरह En तक हम आ जाएंगे। तो En हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को फर्स्ट वेक्टर के हेड टेल से, ठीक है, फाइनल वेक्टर के हेड तक एक लाइन ड्रा कर लेंगे, और ये वेक्टर हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर हम इसको फेजर वेक्टर में देख लें, तो फेजर वेक्टर में ये हमारे पास इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं। यहाँ पे ये E1 है, ये E2 है, E3 है। इसको हमने क्या किया? हेड टू टेल रूल ऐड किया, और हेड टू टेल रूल के मुताबिक अब रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ये होगा, और इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम E थीटा कह लेते हैं। अब ये हमारे पास एक आर्क लेंथ बनता है, ये आर्क बनता है, ठीक है। और इस आर्क के लेंथ को हम EM कह लेते हैं, या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कह लेते हैं। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड है उसको हम E थीटा कह लेते हैं, ठीक है। अब ये जो आर्क लेंथ है, तो जाहिर सी बात है ये आर्क लेंथ किसी सर्कल का पार्ट होगा, ठीक है। आर्क हम कहते हैं सर्कल के एक छोटे से हिस्से को। तो आर्क ये हमारे पास एक सर्कल का चौड़ा, अगर हम इसका रेडियस हम कंसिडर कर ले, तो इस ए पॉइंट के साथ इसका जो रेडियस वेक्टर है वो आर है, और इस तरह ये भी आर, और इन दोनों के दरमियान एंगल फाई। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेक्टर डिवाइड हो जाएगा। अगर टोटल वेक्टर E थीटा है, तो जब ये डिवाइड हो जाएगा वो E थीटा बाई 2 बन जाएगा। स्टूडेंट इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम इस
पिछले वाले डायग्राम में हम ट्राइंगल ए बी सी को देख लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हम साइन 5/2 ये वाली ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है। यहाँ से हम ई θ/2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले, जो कि हमारे पास r sin θ/2 आ जाता है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह हम ट्राइंगल ए बी डी के अंदर देखते हैं। ट्राइंगल ए बी डी के अंदर a θ/2 हमारे पास r sin/2 आ जाएगा। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है ए ई थीटा इज इक्वल टू 2r sin 5/2। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब आर्क लेंथ की ये इक्वेशन है s इज इक्वल टू r थीटा। ये इक्वेशन आप लोगों ने एंगुलर मोशन के अंदर पढ़ा होगा। अब चूंकि यहाँ पे s की जगह em है, अगर हम पिछले वाले डायग्राम में देख लें, आर्क लेंथ यहाँ पे हमारे पास em है, ठीक है, और r जो है वो कैपिटल R है और थीटा की जगह यहाँ पे फाई है। तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, जो कि हमारे पास em डिवाइडेड बाई फाई आ जाता है। इसको हम इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देते हैं। जब इक्वेशन 3 के अंदर हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास ई थीटा ये आ जाएगा। अब चूंकि इंटेंसिटी हम जानते हैं, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ स्क्वेयरली रिलेटेड है, या इंटेंसिटी हमारे पास एम्पलीट्यूड के साथ इस तरह रिलेटेड होता है, और इसकी बात हमने पहले भी की है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटेंसिटी इस इक्वेशन के मुताबिक ये आ जाएगी आई थीटा इक्वल टू के ई थीटा स्क्वायर, और मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे पास ये आ जाएगी आई एम इज इक्वल टू के आई ई एम स्क्वायर। अब इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। अब हम इक्वेशन ए को इक्वेशन बी पर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आई थीटा डिवाइडेड बाय आई एम आ जाएगा, और के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास आई थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन 4 से हम ई थीटा स्क्वायर की ई थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इसको हम इक्वेशन सी का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास सिंगल स्लिट के अंदर इंटेंसिटी के लिए इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को आप लोगों ने याद रखने हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर हम दो केसेस डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी या ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या इंटेंसिटी होगी इस इक्वेशन के मुताबिक। तो इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन sin 5/2 इन इक्वेशन सी इज मैक्सिमम। तो sin 5/2 तभी मैक्सिमम होता है जब उसकी वैल्यूज ±1 होगी। तो लिहाजा हम 5/2 की वैल्यूज π/2, 3π/2, 5π/2 कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं 5/2 इज इक्वल टू m + ½ पाई। ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी। अगर हम m को 0 रखेंगे तो हमारे पास π/2 आ जाएगा। अगर हम m की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास 3π/2 आ जाएगा। तो इसको हमने जनरलाइज फॉर्म में लिखा। तो जब हम 5/2 की ये वैल्यू पिछले वाली इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट्स के लिए या ब्राइट फ्रिंजेस के लिए इंटेंसिटी की इक्वेशन ये आ जाएगी आई थीटा इज इक्वल टू आई एम एंड साइन फैक्टर ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ आप लोग m की पुट करते जाएं तो आपके पास मैक्सिमम पॉइंट की इंटेंसिटी आएंगी। अगर आप m इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो साइन π/2 और यहाँ भी आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आपके पास आ जाएगा। इसी तरह m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपके पास 3π/2 आ जाएगा। तो आपके पास सेकंड मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी आ जाएगा। और इसी तरह जब आप m इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आपके पास m इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आप लोगों के पास थर्ड मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो m यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम मिनिमम इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम इंटेंसिटी से मतलब हमारे पास वो पॉइंट्स जहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बनते हैं और वहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो इंटेंसिटी विल बी मिनिमम व्हेन sin 5/2 इन इक्वेशन सी इज मिनिमम। तो sin 5/2 की वैल्यू तब मिनिमम होती है जब ये 0 के बराबर आ जाए। तो sin 5/2 0 के बराबर तब आता है जब 5/2 की वैल्यू ±π प्लस 3π और सो ऑन इस तरह हो जाती है। तो जब हम ये 5/2 की वैल्यूज़ ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो इसको हम जनरल फॉर्म में m पाई लिख लेते हैं।
तो साइन एम पाई वेयर एम इज इक्वल टू 1, एम इज इक्वल टू 2, तो ये होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने शो भी किया कि एम इज इक्वल टू 1 2 3। तो साइन एम पाई ये हमारे पास 0 के बराबर है, तो डार्क फ्रिंजेस के लिए या मिनिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट हमारे पास, उसके लिए इंटेंसिटी 0 के बराबर आ जाएगी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि सिंगल स्लिट के अंदर जो डार्क फ्रिंजेस के लिए इंटेंसिटी होगी वो 0 के बराबर आ जाएगी। और यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 जो होगा वो फर्स्ट मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा, m इज इक्वल टू 2 को, m इज इक्वल टू 2 सेकेंड मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। और इन सब पॉइंट्स के लिए इंटेंसिटी 0 है। अब स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पढ़ा। यहाँ पे अगर मैं आज के लेक्चर को समराइज कर लूँ तो हमारे पास हमने सबसे पहले सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन की इक्वेशन वहाँ पे फाइंड की, ठीक है। उस इक्वेशन को अगर हम देख ले तो ये इक्वेशन है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। यहाँ ये डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन बताता है, ठीक है। और यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 2 3 है। तो इस इक्वेशन को आप लोगों ने याद रखना है, ये सिंगल स्लिट की डायफ्रैक्शन के लिए ये इक्वेशन है। उसके बाद हमने इंटेंसिटी के लिए इक्वेशन निकाली और वो इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। अब वहाँ जब फिर हमने दो केसेस डिस्कस किए, एक मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो कि हमारे पास ये आ गई और एक मिनिमम इंटेंसिटी के लिए जो कि हमारे पास ये आई। तो इन तीन इक्वेशन को आप लोगों ने याद रखना है। थैंक यू।